Bismillahirrahmanirrahim. Now we are starting another lecture on our clinical pharmacy and therapeutic management. The disease is thyroid disease. First of all, like every disease, we will cover the definition of thyroid diseases. Now, what is thyroid disease? Thyroid diseases consists of multiple or multitude of disorder affecting the production and secretion of thyroid hormone and resulting in altered metabolic state. Means that it is a multitude, many factors of the disorder जिसकी वजह से क्या होती है, affecting the production और secretion of thyroid hormone. कि thyroid hormone की production and secretion जो है वो affected होती है. And definitely because thyroid hormone और thyroxine is called metabolic hormone, that is why जब ये इसकी production और secretion alter होगी तो metabolism body का भी वो भी alter होगा. The clinical and biochemical syndrome resulting from too little or too much thyroid hormone production are called hypothyroidism and hyperthyroidism respectively. और जो इसकी बायोकेमिकल सिंड्रोम है या क्लिनिकल सिंड्रोम है जो इसकी वजह से होती हैं वो दो हो सकती हैं. या तो थायराइड हार्मोन इज रिलीजिंग लिटिल इन क्वांटिटी, मीन्स के कम क्वांटिटी में, या फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, टू मच थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन. So if the thyroid hormone is releasing in less quantity or in low quantity than the normal, then this situation is called hypothyroidism. और अगर thyroid hormone is releasing in excess quantity, means production and secretion is high than the normal, then this situation is called hyperthyroidism. Now physiology of thyroid hormone or thyroid gland. Thyroid hormone regulation. The thyroid gland synthesizes, stores and secretes thyroxine T4 and triiodothyronine T4 hormone that are important to growth, development and metabolic rate, as well as the maintenance of the healthy mature central nervous system and skeletal system. Okay, thyroid gland क्या करता है? सिंथेसाइज करता है, स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पे सिक्रीट करता है. किसको? थायरॉक्सिन को, which is called T4, and the triiodothyronine which is T3. Actually triiodothyronine जो है वो T3 इसलिए कहलाता है कि इसमें आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल अटैच होते हैं. जब 4 अटैच हो जाते हैं तो ये टेट्राआयोडोथायरोनिन हो जाता है, जिसको थायरॉक्सिन भी कहा जाता है. तो ये T4 और T3 को रिलीज करता है. एंड दीज T3 एंड T4 आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी. इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ द हेल्दी मैच्योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम, CNS और स्केलेटल सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए भी, उसको हेल्दी रखने के लिए, मैच्योर रखने के लिए ये थायराइड हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है. थायराइड हार्मोन सिक्रीशन एंड ट्रांसपोर्ट आर कंट्रोल्ड बाय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और TSH. जो थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन है और ट्रांसपोर्ट है वो कंट्रोल की जाती है TSH से, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड थायरोट्रोपिन. अच्छा, TSH इज रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज ट्रिगर्ड बाय थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH सिक्रीटेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. थायराइड हार्मोन जो रिलीज होता है वो TSH से रिलीज होता है, यानी TSH जो है वो थायराइड ग्लैंड पे जाके थायराइड हार्मोन को रिलीज करता है, यानी T4 और T3 को. अच्छा, और TSH कहाँ से रिलीज होता है? TSH रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से. और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH कब रिलीज होगा? जब TRH जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके एक्ट करेगा, अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा, तो फिर TSH रिलीज होगा. और TRH क्या है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. और TRH कहाँ से रिलीज होता है? ब्रेन में एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, वहाँ से रिलीज होता है. तो यानी ये पहले TRH रिलीज़ होगा हाइपोथैलेमस से, उसके बाद वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके TSH रिलीज़ करेगा. TSH एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होगा और वो जो नेक में थायराइड ग्लैंड होता है वहाँ पे जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा और वहाँ पे जाके फिर वो T4 और T3 को रिलीज़ करेगा. नाउ ये है पूरा साइकिल. स्टिमुलेशन ऑफ थायराइड बाय TSH produces increased level of thyroid hormone circulating free T4 and T3, which in turn signals the pituitary to stop releasing TSH, which is called negative feedback.
अच्छा, जैसे ही TSH जो है वो थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन रिलीज़ करेगा तो T3 और T4 की जो क्वांटिटी है ब्लड में, प्लाज्मा में, वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसको सेंस करेगा हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस जिसके बाद फिर नेगेटिव फीडबैक देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को कि अब TSH की रिलीज़ को स्टॉप कर दिया जाए, क्योंकि अब सफिशिएंट क्वांटिटी में T4 एंड T3 आर अवेलेबल इन द ब्लड. कन्वर्सली, लो ब्लड लेवल ऑफ हार्मोन ट्रिगर पिट्यूटरी रिलीज ऑफ TSH, यानी इसी तरीके से अगर T3 T4 का लेवल जो होगा वो हार्मोन का लेवल लो ब्लड लेवल हो जाएगा तो क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा TSH को, विच स्टिमुलेट द थायराइड टू सिक्रीट T4 एंड T3 अंटिल फ्री हार्मोन लेवल रिटर्न टू द नॉर्मल. और ये जब तक T4 और T3 को रिलीज करता रहेगा थायराइड ग्लैंड से, जब तक कि वो नॉर्मल लेवल पे ना आ जाए. एट दिस पॉइंट द पिट्यूटरी ग्लैंड सीजेस टू रिलीज द TSH, और फिर उसके बाद जो है वो TSH की रिलीज, जब वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगे TSH रिलीज होना बंद हो जाएगा, एंड विच कंप्लीट द फीडबैक लूप एज मेंशन इन फिगर 47.1. हियर इज द फिगर 47.4. थायराइड हार्मोन रेगुलेशन लूप. दिस केयरफुली बैलेंस हार्मोन रेगुलेशन सिस्टम बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस. तो ये पॉजिटिव यानी स्टिमुलेटिंग एंड नेगेटिव इनहिबिटिंग फीडबैक और टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस of the thyroid gland. Disruption of any of these elements can produce serious consequences such as myxedema crisis. ये क्या है, under availability of thyroid hormone, और thyroid storm means which is over abundance of thyroid hormone यानी over production of thyroid hormone. T3 क्या है, triiodothyronine. T4 क्या है, thyroxine. TRH thyroid releasing hormone. TSH thyroid stimulating hormone. तो अब ये देखें हाइपोथैलेमस क्या होगा, हाइपोथैलेमस से TRH रिलीज हुआ, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन और थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके एक्ट करेगा. पिट्यूटरी ग्लैंड विल रिलीज TSH, जिसके नतीजे में पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH रिलीज होगा. TSH विल एक्ट ऑन थायराइड ग्लैंड इन द नेक, और फिर वहाँ से थायराइड हार्मोन रिलीज होगा. थायराइड हार्मोन में क्या क्या शामिल होंगे, सर्कुलेटिंग फ्री T3 T4. जब लेवल नॉर्मल हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये इनहिबिशन होगा, मैकेनिज्म जाएगा, TSH रिलीज स्टॉप हो जाएगा. और अगर लेवल कम होगा तो ये स्टिमुलेट होगा TSH, और ये मैकेनिज्म इस तरीके से चलता रहेगा. सो द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म अटेम्प्ट टू मेंटेन द लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग थायराइड हार्मोन विद इन ए नैरो रेंज. ये जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ये थायराइड लेवल को यानी T3 T4 के लेवल को जो उसकी नॉर्मल रेंज है उसमें मेंटेन करके रखता है. द थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सिक्रीट्स कैल्सीटोनिन विच प्लेज ए रोल इन कैल्शियम होम्योस्टेसिस एंड रिड्यूसिंग द ब्लड कैल्शियम एंड आयरन कंसंट्रेशन. तो कैल्सीटोनिन क्या करता है, ये भी थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, या इसको आप कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन और पैराथ हार्मोन. ये वहाँ से रिलीज़ होता है थायराइड ग्लैंड के ऊपर से, और ये कैल्शियम को बोन में डिपोजिशन में अहम किरदार अदा करता है. ठीक है, और ये GI ट्रैक्ट से भी एब्जॉर्प्शन को भी इन्हेंस करता है, और कैल्शियम की और विटामिन D की, और इसके अलावा बोन में कैल्शियम की डिपोजिशन को इन्हेंस करता है. तो इसका जो है वो कैल्शियम आयन कंसनट्रेशन से और ब्लड कैल्शियम कंसनट्रेशन से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट thing is the biosynthesis which is figure 47.2. तो एक दफ़ा हम figure 47.2 को देख लेते हैं. This is figure 47.2, that is biosynthesis of thyroid hormone. The major product are thyroxine T4 and then T3. तो the major product जो है thyroid gland की क्या है, T4 and T3. T4 thyroxine and T3 triiodothyronine. These are formed in the follicle cells of thyroid gland by iodination of tyrosine residues. ठीक है, टायरोसिन में आयोडीन ऐड होता है, आयोडिनेशन होती है, तो यानी प्रीकर्सर क्या हुआ थायराइड ग्लैंड का, टायरोसिन अमाइनो एसिड है. मोनोआइडोटायरोसिन, डाईआइडोटायरोसिन रेजिड्यूज आर फॉर्म फर्स्ट एंड देन रिएक्ट टू फॉर्म T3 एंड T4. अब ये कैसे हो रहे हैं यहाँ पे हम देखते हैं. देखिए ये है, दिस इज टायरोसिन रेजिड्यू यानी टायरोसिन अमाइनो एसिड मौजूद है.
उसके बाद फिर ये बना, इसमें जब आयोडीनेशन हुई, आयोडीन आया, ऐड हुआ, एक आयोडीन इसमें ऐड हो गया, दिस इज़ कॉल्ड मोनो आयोडो टायरोसिन, क्योंकि इसमें मोनो आयोडो है, एक आयोडीन है। जब दूसरा आयोडीन भी ऐड हो गया तो नाउ दिस इज़ कॉल्ड डाई आयोडो टायरोसिन। अच्छा, अब ये ऐसा होगा कि दो मोनो आयोडो टायरोसिन, यानी दो ये मोनो आयोडो, जब ये मिलेंगे तो उसका नतीजा क्या बनेगा, ये देखें कपलिंग रिएक्शन, दो मोनो आयोडो टायरोसिन मिले, जिसके नतीजे में क्या बना, एक दो, ठीक है, दो जो है वो आयोडीन हो गया, दिस इज़ कॉल्ड डाई आयोडो टायरोसिन, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाई आयोडो टायरोसिन एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाई आयोडो टायरोसिन। अच्छा, उसके बाद क्या होगा अगले स्टेप में, डाई आयोडो टायरोसिन एंड डाई आयोडो टायरोसिन, ये जो दो डाई आयोडो टायरोसिन है, जब इनका कपलिंग रिएक्शन होगा तो अब इसमें 4 आयोडीन हो गए और ये बन गया टेट्रा आयोडो थायरोनिन, या जिसको सिंपली T4 यानी थायरॉक्सिन हार्मोन भी कहा जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स। इसके अलावा जब मोनो आयोडो टायरोसिन यानी एक आयोडीन वाला टायरोसिन और डाई आयोडो टायरोसिन, वो जो यहाँ बना था ये वाला डाई आयोडो टायरोसिन, जब इनका कपलिंग रिएक्शन होता है तो फिर इसके नतीजे में जो हार्मोन बन के आता है हमारे पास मोनो आयोडो टायरोसिन और डाई आयोडो टायरोसिन, इसका कपलिंग रिएक्शन होता है तो इसके नतीजे में बनता है ट्राई आयोडो थायरोनिन और T3, ठीक है। जो फाइनल प्रोडक्ट है इसमें वो है T3। तो दिस इज बायोसिंथेसिस और द डायग्राम ऑफ द बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन इन थायराइड ग्लैंड। नाउ इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड हेयर। अब हम यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए ये समझना आसान हो जाएगा। नाउ एसेंशियल टू सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन इज डाइटरी आयोडीन रिड्यूस टू इनऑर्गेनिक आयोडाइड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आयोडीन की वहाँ पे अवेलेबिलिटी होना चाहिए जो हमारी डाइट से जाएगा, और दिस आयोडीन शुड बी कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ आयोडाइड विच द थायराइड एक्टिवली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लाज्मा थ्रू आयोडाइड ट्रैपिंग और आयोडीन पंप। यानी थायराइड ग्लैंड पे आयोडीन पंप होता है जो कि प्लाज्मा में जो आयोडीन मौजूद होगा, आयोडाइड मौजूद होगा, उसको वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा प्लाज्मा से और ग्लैंड के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर देगा। सम ऑफ दिस आयोडाइड इज स्टोर्ड विद इन द कोलाइड एंड सम डिफ्यूजेज इनटू द ल्यूमेन ऑफ थायराइड फॉलिकल्स। कुछ आयोडाइड जो होंगे वो कोलाइड में, जो थायराइड ग्लैंड के कोलाइड जो होंगे उसमें स्टोर हो जाएंगे और कुछ ल्यूमेन में डिफ्यूज़ कर दिए जाएंगे थायराइड फॉलिकल्स के, ठीक है। अच्छा, नाउ आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज बाय थायराइड परऑक्सीडेज। अब इसकी ऑक्सीडेशन होगी थायराइड ग्लैंड में एक एंजाइम से, एंड दिस एंजाइम इज कॉल्ड थायराइड परऑक्सीडेज एंड देन बाउंड टू टायरोसिन रेसिड्यूज विद इन द थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल टू इन द कोलाइड वाया प्रोसेस कॉल्ड ऑर्गेनिफिकेशन। ये जो कोलाइड में जो आयोडीन मौजूद था, ये क्या होगा, आयोडाइड में ऑक्सीडाइज होने के बाद फिर थायरोग्लोबुलिन यानी टायरोसिन के साथ बाइंड होगा, ठीक है, और बनाएगा थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, यानी ये जो आयोडीन ऐड हो रहा है टायरोसिन रेजिड्यूज में, तो इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन। द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक आयोडाइड टू आयोडीन एंड इनकॉर्पोरेशन इनटू टायरोसिन रेजिड्यूज अकर विद इन थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल इन द कोलाइड एंड फॉर्मिंग मोनो आयोडो टायरोसिन, और इसके साथ एक आयोडीन जब ये ऐड हो जाएगा ऑक्सीडेशन के बाद आयोडीन में कन्वर्ट होके, तो ये टायरोसिन रेजिड्यूज के साथ कंबाइंड होगा थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल में इन द कोलाइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, और फिर ये बन जाएगा मोनो आयोडो टायरोसिन और MIT। उसके बाद फिर डाई आयोडो टायरोसिन रिजल्ट फ्रॉम द आयोडाइजेशन ऑफ MIT। ये हम डायग्राम में ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब उसमें एक और आयोडीन ऐड होगा तो दिस विल बी कन्वर्टेड टू डाई आयोडो टायरोसिन। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 DIT मॉलिक्यूल और डाई आयोडो टायरोसिन मॉलिक्यूल फॉर्म टेट्रा आयोडो थायरोनिन विच इज़ कॉल्ड थायरॉक्सिन T4, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब 4 आयोडीन मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे 2 डाई आयोडो थायरोनिन में एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ MIT एंड DIT, और एक MIT और एक DIT मिलके ट्राई आयोडो थायरोनिन यानी T3 फॉर्म करेंगे। दीज रिएक्शंस आर ऑल्सो कैटलाइज्ड बाय थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम। यानी यही जो T4 और T3 का जो कपलिंग रिएक्शन है जो हमने डायग्राम में देखा था,
इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है एक एंजाइम, एंड दिस एंजाइम इज कॉल्ड थायराइड peroxidase. So this is called biosynthesis of T3 and T4. Now the next step is hormone transport. After TSH stimulation of the thyroid gland, जैसे ही TSH stimulate करेगा thyroid gland को, T4 and T3 are cleaved from thyroglobulin and released into the circulation. यानी thyroglobulin thyroid gland के जो globulin है उसके साथ ये जो bind थे ये वहाँ से ब्रेक हो जाएंगे और ये सर्कुलेशन में T3 T4 रिलीज हो जाएंगे. When in the circulation, thyroid hormone transported bound to several plasma protein, a process that help protect the hormone from premature metabolism and excretion. जैसे ये फ्री सर्कुलेशन में प्लाज्मा में आएंगे तो फिर ये कुछ प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएंगे. प्रोटीन के साथ बाइंडिंग की वजह ये है, एक तो ये है कि ऐसा ना हो कि हार्मोन प्री मैच्योर मेटाबॉलिज्म में चला जाए और बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए. इसके अलावा बाइंड होने से प्रोलॉन्ग इट्स हाफ लाइफ इन द सर्कुलेशन, हाफ लाइफ बढ़ जाती है, एंड अलाउज द थायराइड हार्मोन टू रीच इट्स साइट ऑफ एक्शन, ताकि जहाँ पर बॉडी में उसकी ज़रूरत है साइट ऑफ एक्शन वहाँ पर वो थायराइड हार्मोन पहुँच जाए. मोस्ट थायराइड हार्मोन इज ट्रांसपोर्टेड बाय TBG और थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, यानी जो इसका ट्रांसपोर्ट होता है वो TBG यानी थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन के लिए होता है. इसके अलावा ट्रांसथायरिन और थायराइड बाइंडिंग प्री एल्बुमिन एंड एल्बुमिन ऑल्सो सर्व एज ए कैरियर. ठीक है, तो इसके अलावा TBG के अलावा TBPA एंड एल्बुमिन आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ थायराइड हार्मोन. ठीक है, TBPA क्या है? थायराइड बाइंडिंग प्री एल्बुमिन. TBPA थायराइड बाइंडिंग प्री एल्बुमिन. और इसके अलावा T4 and T3 are lipophilic molecule and cross the cell membrane easily. However, there are iodothyronine transporters that facilitate the transportation. एक तो ये कि पहले ही ये लिपोफिलिक है, तो इसीलिए जितनी भी बॉडी की जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है उसको ये आसानी से क्रॉस कर लेते हैं. दूसरा ये कि आयोडोथायरोनिन ट्रांसपोर्टर्स भी होते हैं इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में, ये फर्दर फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ T4 एंड T3 इनटू डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी. तो ये इससे और इनका ट्रांसपोर्ट जो होता है वो और बेहतर हो जाता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ये आसानी से पहुंच जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ हार्मोन मेटाबॉलिज्म, यानी जब ये अपना काम कर लेंगे तो फिर मेटाबोलाइज भी होना है और बॉडी से एलिमिनेट भी होना है. T4 is solely a product of thyroid gland, whereas T3 is a product of both the thyroid as well as many other tissues. It is produced by deiodination of T4. अच्छा, T4 जो है वो तो ख़ास प्रोडक्ट है थायराइड ग्लैंड की, जबकि T3 जो है वो थायराइड ग्लैंड के अलावा दूसरे टिश्यूज़ भी बनाते हैं. कैसे? जो T4 उन टिश्यू के अंदर चला जाता है तो उनकी डीआयोडिनेशन करके एक आयोडीन निकाल देते हैं जिससे वो T3 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 भी कहा जाता है. यानी जो T3 थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ हुआ वो तो अपना काम करेगा ही, लेकिन T4 जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ हुआ है वो अपना मेटाबॉलिज्म का काम जो करना है वो करेगा टिश्यू में जाके, लेकिन वहाँ पर जो डीआयोडिनेज एंजाइम होगा टिश्यू के अंदर वो उसको T4 से T3 भी में भी कन्वर्ट कर रहा होगा. पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 अकर इन पिट्यूटरी ग्लैंड, लिवर एंड किडनीज एंड अकाउंट्स फॉर अप टू 80% ऑफ T3 जनरेशन. यानी T4 जो पेरिफेरल साइड पे जो T3 बनता है T4 से वो पिट्यूटरी ग्लैंड में कन्वर्ट होता है, लिवर में कन्वर्ट होता है और किडनी में कन्वर्ट होता है. मेनली तकरीबन 80% जो T3 की जो जनरेशन है यानी कन्वर्जन है वो पेरिफेरल कन्वर्जन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड, लिवर और किडनीज में होती है. यानी इसका मतलब है 20% ऐसे ऑर्गन हैं कि जो या टिश्यूज़ हैं जो कि इसके अलावा हैं जहाँ पर यह कन्वर्जन पॉसिबल होती है. Deiodination accounts for most thyroid hormone degradation and the major steps in the process are shown in figure 47.3. तो डीआयोडिनेशन क्या है? थायराइड हार्मोन की डिग्रेडेशन है, यानी जैसे जैसे इसके आयोडीन मॉलिक्यूल निकलते चले जाएंगे वैसे वैसे ये डिग्रेड होता चला जाएगा. इस डायग्राम को हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं, फिगर 47.3 को. डीआयोडिनेटेड हार्मोन्स आर एक्सक्रीटेड इन द फीसेस एंड यूरिन, यानी जब ये डीआयोडिनेट हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे
तो फिर ये फीसेस एंड यूरिन में एलिमिनेट हो जाएंगे। माइनर नॉन डिहाइड्रेशन पाथवे ऑफ मेटाबॉलिज्म इंक्लूड कॉन्जुगेशन विद सल्फेट एंड ग्लूकुरोनाइड, डीअमाइनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। यानी इसके अलावा डीहाइड्रेशन के अलावा जो दूसरा पाथवे है मेटाबॉलिज्म का थायराइड ग्लैंड का, वो है कॉन्जुगेशन रिएक्शन ऑफ लिवर, जिसमें सल्फेट कॉन्जुगेशन है, ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन है, डीअमाइनेशन कॉन्जुगेशन है एंड डीकार्बोक्सिलेशन कॉन्जुगेशन है, रिएक्शंस हैं जिसके ज़रिए ये बॉडी से एलिमिनेट होता है। नाउ कम टू द फिगर 47.3. नाउ दिस इज फिगर 47.3 which is thyroxine metabolism, major step in the primary and alternative dehydration process. तो ये थायरॉक्सिन है T4, dehydrogenase enzyme will convert T4 into T3, ट्राईआइडोथायरोडीन। यहाँ क्या है ये dehydrogenase रिवर्स ट्राईआइडोथायरोडीन T4। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, dehydrogenase फर्दर इसको कन्वर्ट करेगा T2 में, ठीक है। फिर T2 से क्या होगा, dehydrogenase एंजाइम ने फर्दर ऐड किया एंड देन इट इज़ कन्वर्ट इनटू T1, ठीक है। और उसके बाद फिर dehydrogenase एंजाइम ने कन्वर्ट किया और सारे आयोडीन निकल गया इसमें। दिस इज़ नाउ थायरोडीन और सिंपली टायरोसिन रेसिड्यू, ठीक है। तो ये इसका पूरा मैकेनिज्म है डिहाइड्रेशन, ठीक है। ये रिवर्स भी हो सकता है प्रोसेस, बट ये जो इसका जो प्री डोमिनेंट इफेक्ट होगा वो डिहाइड्रेशन ही होगा, यानी मेटाबॉलिज्म एंड डिग्रेडेशन। नाउ हार्मोन फंक्शन, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज hormone function. Although the effects of thyroid hormone are known, the basic mechanisms producing these effects elude precise definition. अच्छा, precise definition इसके लिए चाहिए इसके mechanism को समझने के लिए। However, they seems to activate the messenger RNA transport across the process and can promote protein synthesis in excess amount or protein catabolism, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, कैन प्रमोट द प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, यानी प्रोटीन डिग्रेडेशन। दोनों चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, यानी इन एक्सेस अमाउंट प्रोटीन कैटाबॉलिज्म एंड इन द रेगुलर अमाउंट, इन द नॉर्मल अमाउंट प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ थायराइड हार्मोन अफेक्ट्स द फॉलोइंग। थायराइड हार्मोन से क्या होगा बॉडी में, क्या क्या चीज़ें जो होंगी वो बॉडी की अफेक्टेड होंगी, या नॉर्मल इसका फंक्शन क्या है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेटिंग बोन ग्रोथ एंड अफेक्टिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, बोन की ग्रोथ और प्रोटीन सिंथेसिस। कैलोरी जेनेसिस, यानी कैलोरी प्रोड्यूस करना बॉडी में, यानी एनर्जी प्रोड्यूस करना। कैलोरी जेनेसिस बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ बेसल मेटाबॉलिज्म, बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिज्म है उसको बढ़ाना है, यानी BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना है, जिसकी वजह से बॉडी में कैलोरीज प्रोड्यूस होंगी। इसके अलावा cardiovascular system by increasing the metabolic rate, which increases the blood flow, which increases the cardiac output and also increases the heart rate, may be related in part to an increased tissue sensitivity to catecholamine. कभी कभी हार्ट रेट बढ़ने की वजह ज़रूरी नहीं है कि थायराइड हार्मोन ही बढ़ा रहा हो, बल्कि कैटेकोलामाइन यानी एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी हार्ट रेट बढ़ा सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो इसको देख लेना चाहिए कि ये अगर हार्ट रेट बॉडी का बढ़ रहा है तो वो थायराइड की वजह से बढ़ रहा है, हाइपरथायराइडिज्म की वजह से बढ़ रहा है, या कि एपिनेफ्रिन यानी कैटेकोलामाइन हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से हो रहा है। इसके अलावा और थायराइड हार्मोन क्या अफेक्ट करेगा, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग सेरेब्रेशन, यानी ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द ब्रेन, यानी इंक्रीज द CNS एक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग द CNS हार्मोन एक्टिविटी, और अगर CNS हार्मोन कम होने लगेगा तो डिमिनिश द सेरेब्रेशन, यानी सेरेब्रल ब्लड फ्लो भी कम होना शुरू हो जाएगा और जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी ब्रेन में कम हो जाएगा, जैसे ब्रेन कम काम करेगा। इसके अलावा मस्कुलेचर बाय कॉजिंग ए फाइन ट्रेमर, और जो मसल जो है उसको मेंटेन करता है, और अगर ये वही है कि हाइपर होगा तो हार्ट में ट्रेमर होना शुरू हो जाएगा, यानी हाथ जो होंगे वो कांपने शुरू हो जाएंगे, जिसको हम उर्दू में हाथ में राशा कहते हैं। एंड स्लीप बाय इंड्यूसिंग वेकफुलनेस विद हाइपरथायराइडिज्म एंड सोमनोलेंस बाय हाइपरथायराइडिज्म, यानी अगर हाइपरथायराइडिज्म होगा तो वेकफुलनेस होगी यानी जागेंगे, और अगर हाइपोथायराइडिज्म होगा तो फिर सोमनोलेंस यानी नींद की कैफियत तारी होगी। इसके अलावा इट विल ऑल्सो स्टिमुलेट द लिपिड मेटाबॉलिज्म बाय लिपिड मोबिलाइजेशन एंड डिग्रेडेशन।
लिपिड की मोबिलाइजेशन और डिग्रेडेशन यानी इसके मेटाबॉलिज्म में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से जो है वो ये इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर इसका यानी थायराइड का जो है वो लिपिड मेटाबॉलिज्म से भी गहरा ताल्लुक है। नाउ थायराइड फंक्शन स्टडीज़, और उसके लिए है हमारे पास टेबल 47.1। तो टेबल 47.1 पे जाने से पहले हम एक दफ़ा टेबल 47.1 को देख लेंगे। Here is टेबल 47.1 टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ थायराइड डिसऑर्डर और थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड फंक्शन टेस्ट में आपके पास कौन कौन से जो है वो पैरामीटर्स शामिल हैं। एक है सीरम रेजिन ट्राई आयोडोथायरोनिन अपटेक मीन्स RT3 अपटेक। दूसरा है सीरम टोटल थायरॉक्सिन और TT4 मीन्स टोटल T4। दूसरा है सीरम टोटल ट्राई आयोडोथायरोनिन मीन्स टोटल T3। इसके अलावा है फ्री थायरॉक्सिन इंडेक्स यानी FTI, और इसके अलावा है सीरम थायरोटोपिन ऐसे या TSH वैल्यूज़। तो अब इससे हमें क्या पता चलेगा, अगर हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा इसकी वैल्यू और हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा। सीरम रेजिन ट्राई आयोडोथायरोनिन अपटेक मीन्स RT3 अपटेक इफ इज लेस देन 35% देन नॉर्मल, then this is considered as hypothyroidism. And if RT3 uptake is greater than 45% than the normal, then this is called hyperthyroidism. यानी जो भी इसकी नॉर्मल वैल्यू है, रेंज है, उससे 45% से ज़्यादा बढ़ा हुआ है ये, तो फिर यह हाइपरथायराइडिज्म की क्लिनिकल इंडिकेशन है। इसी तरीके से सीरम टोटल T4 if it is less than 5 microgram per deciliter, so it means it is probably hypothyroidism. I mean, if it is greater than 12 microgram per deciliter, then it means it is hyperthyroidism. Serum total triiodothyronine means serum total T3. If it is less than 80 nanogram per deciliter, it means it is hypothyroidism. And if it is greater than 180 nanogram per deciliter, means it is hyperthyroidism. FTI और फ्री थायरॉक्सिन इंडेक्स इफ़ इट इज़ लेस देन 5.5, क्योंकि ये एक रेशो है, ये रेशो जो है वो किस चीज़ का है इसको हम बाद में बताएंगे, यहाँ पे अभी जब टेक्स्ट पढ़ेंगे। इफ़ इट इज़ लेस देन 5.5 it means it is hypothyroidism, and if it is this ratio is greater than 10.5 it means it is hyperthyroidism. इसी तरीके से TSH की वैल्यू अगर देखी जाए, सीरम TSH ऐसे वैल्यू if it is greater than 4.5 micro unit per ml, it means it is hypothyroidism, and if it is less than 0.4 micro unit per ml, it means it is hyperthyroidism. ठीक है, ये अपोजिट होगा। अगर TSH बढ़ा हुआ है तो इट मीन्स हाइपोथायराइडिज्म, TSH नॉर्मल से कम है तो इट मीन्स इट इज़ हाइपोथायराइडिज्म। अच्छा जनाब, तो ये हमने ये टेबल को जो है वो देख लिया। नाउ थायराइड फंक्शन स्टडीज़ के हवाले से डिफरेंट पैरामीटर। नाउ फर्स्ट इज द TSH सीरम TSH assays. This test is the most sensitive test for detecting hypothyroid state because of hypothalamic pituitary axis compensate very quickly for even slight decrease in circulating free hormone releasing more TSH. अच्छा, ये बहुत सेंसिटिव इंडिकेटर है हाइपोथायराइड स्टेट को डिटरमिन करने का, क्योंकि थोड़ा सा भी जब T3 T4 ब्लड में कम होने लगता है तो फ़ौरन TRH रिलीज़ होता है हाइपोथैलेमस से और वो TSH को एकदम रिलीज़ करता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। द TSH लेवल मे बी एलिवेटेड इवन बिफोर लो सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ सीरम T4 एंड आर डिटेक्टेबल बाय डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। यानी अगर थोड़ा सा भी कम होगा T4 लेवल तो फ़ौरन ही TSH लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, ताकि जल्द से जल्द जो है वो थायराइड ग्लैंड से T4 और T3 का रिलीज़ कराया जाए और ब्लड लेवल उसका इंक्रीज किया जाए। द अर्ली TSH ऐसे यूज़ रेडियो इम्यूनो ऐसे मैथडोलॉजी। पहले जो हम ऐसे इसका करते थे उसमें रेडियो इम्यूनो ऐसे मैथडोलॉजी यूज़ की जाती थी। द सेंसिटिविटी ऑफ द ऐसे हैज़ इम्प्रूव सिंस मूविंग टू द यूज़ ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इन द लेट 1980s। उसके बाद फिर इसकी सेंसिटिविटी मज़ीद इम्प्रूव हो गई बाय यूजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ टेक्निक।
Nomenclature established by American Thyroid Association has classified the improvement in sensitivity based on the lower limit of detection. और उस सेंसिटिविटी की इम्प्रूव की होने की वजह से तो फिर उसका लोअर लेवल ऑफ जो है वो उसकी डिटेक्शन की लिमिट जो थी वो और ज़्यादा सेंसिटिव हो गई और ज़्यादा इम्प्रूव हो गई, यानी हम और कम क्वांटिटी को भी एक्यूरेटली डिटरमिन कर सकते हैं. एंड द न्यू क्लासिफिकेशन फॉलोज ए जर्नल फॉर्मेट एज शोन इन फिगर और टेबल 47.3. तो टेबल 47.3 हमें जो है वो फर्दर बता रहा है इस बारे में कि जो न्यू लेवल है वो क्या हमारे पास मौजूद हैं. तो उसके लिए हम टेबल 47.3 पर आते हैं. दिस इज सीरम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऐसे नॉमेनक्लेचर. अच्छा, फर्स्ट RIA मेथड लोअर लेवल ऑफ डिडक्शन क्या था 1 to 2 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर. अच्छा, उसके बाद सेकंड जनरेशन, यानी ये देखें ये जनरेशन चल रही है, यानी फिर उसके बाद जब फर्दर इम्प्रूव हुआ सेकंड जनरेशन 0.2 to 0.1 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर. थर्ड जनरेशन में 0.01 से 0.02 लोअर लेवल ऑफ डिडक्शन, और फोर्थ जनरेशन के आने की वजह से 0.001 एंड 0.002 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर. अगर इतना भी TSH लेवल होगा तो वो एक्यूरेटली डिटेक्ट हो जाएगा. तो इस मेथड के आने से ये आसानी हो गई कि हम एक्यूरेट डिटेक्शन कर सकते हैं और सही मानों में इस चीज़ को मालूम कर सकते हैं कि लेवल क्या है. द करंट थर्ड जनरेशन सीरम TSH लेवल और level of detection 0.012 0.02 मिली इंटरनेशनल यूनिट uses monoclonal antibodies referred as immunoradiometric और immunometric methodology instead of old RIA technique. तो ये जो न्यू टेक्निक है इसको हम IRMA यानी इम्यूनो रेडियोमेट्रिक ऐसे या इम्यूनोमेट्रिक ऐसे कहते हैं, बजाय ये कि RIA यानी रेडियो इम्यूनो ऐसे टेक्निक, and demonstrate greater sensitivity in the detection of thyroid disease than the older test. तो ये greater sensitivity हो गई यानी ज़्यादा accuracy इसकी आ गई. This assay is usually used to diagnose the thyroid disease and monitor patient receiving replacement therapy to control the overtreatment. अच्छा, इस टेस्ट से रेडियोमेट्रिक एस्टे से या इम्यूनोमेट्रिक एस्टे से फ़ायदा ये होता है क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टेक्निक है. तो इससे एक तो ये कि थायराइड डिजीज़ डायग्नोस करना है ताकि स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म में या हाइपरथायराइडिज्म में अगर TSH लेवल जो है वो बहुत कम हो गया है तो उसको जो है वो चेक करना है तो वो पता चल जाता है. और उसके अलावा ओवर ट्रीटमेंट हम ना करें, जैसे फॉर एग्जांपल हाइपोथायराइडिज्म है और उसमें लेवल जो है वो TSH का बहुत बढ़ गया है, तो अब हम जो है वो थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे यानी थायराइड ओरली देंगे. तो फिर अगर कहीं ओवर ट्रीटमेंट थायराइड लेवल बहुत ज़्यादा ना हो जाए तो फिर उसके लिए TSH को टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहेंगे. तो इसलिए इसको मॉनिटर के लिए भी मॉनिटरिंग के लिए भी यानी मॉनिटर पेशेंट रिसीविंग रिप्लेसमेंट थेरेपी टू कंट्रोल द ओवर ट्रीटमेंट, इस मकसद के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है. ओवर ट्रीटमेंट TSH लेस देन 0.4 मिली इंटरनेशनल पर यूनिट में कंट्रीब्यूट टू एक्सेसिव bone demineralization, reduce the bone density and ECG changes, atrial fibrillation and elevation of liver function test. इससे ये होगा कि ओवर ट्रीटमेंट से क्या नुकसान हो सकते हैं. बोन डीमिनरलाइजेशन जिसकी वजह से बोन की डेंसिटी कम हो जाएगी यानी बोन में से कैल्शियम कम हो जाएगा जिससे बोन्स आर इजी टू हैव फ्रैक्चर. ECG चेंजेस आ जाएंगे, हार्ट में फिब्रिलेशन शुरू हो जाएगी यानी कार्डियक एरिथमिया में चल जाएगा. इसके अलावा लिवर फंक्शन टेस्ट यानी लिवर एंजाइम्स भी बढ़ सकते हैं. तो इसको जो है वो ओवर ट्रीटमेंट से ये नुकसान आते हैं, इसलिए ओवर ट्रीटमेंट भी हम नहीं कर सकते. अच्छा, द IMA टेक्निक इज़ वेरी सेंसिटिव यानी इम्यूनोमेट्रिक ऐसे. द फोर्थ जनरेशन IMA कैन डिटेक्ट TSH लेवल इन ए रेंज ऑफ 0.0012 to 0.002 मिली इंटरनेशनल पर लीटर, जैसा कि हम टेबल में देख चुके हैं. द थर्ड जनरेशन IMA ऐसे में ऑल्सो डिटेक्ट सब क्लिनिकल थायराइड डिजीज़ यानी अगर सब क्लिनिकल थायराइड डिजीज़ है यानी अभी थायराइड के सिम्टम्स नहीं आए, सब क्लिनिकल मीन्स सिम्टम नहीं आए. when TSH level is in between 0.2 to 0.45 milli international unit per liter. Treatment to subclinical hyperthyroidism is controversial because there is insufficient evidence to indicate a benefit. सबक्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इट इज़ कंट्रोवर्शियल क्योंकि इसमें जो है कोई सफिशेंट एविडेंस यानी क्लिनिकल लिटरेचर हमारे पास मौजूद नहीं है जो ये कहे कि हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए.
TSH लेवल में ऑल्सो भी इन्फ्लुएंस बाय साइकेट्रिक इलनेस। ये भी बात अपने जहन में रखिएगा कि बाज़ दफ़ा साइकेट्रिक इलनेस की वजह से भी TSH लेवल जो है वो बढ़ता है, वो जो है वो बढ़ जाता है, यानी हाइपोथायराइडिज्म इंडिकेट हो रहा होता है, लग रहा होता है, जबकि वो होता नहीं है। सम स्पेशली डिप्रेशन में सम स्टडीज़ ऑफ हॉस्पिटलाइज पेशेंट हैव रिपोर्टेड एबनॉर्मली हाई और लो TSH लेवल अदरवाइज यूथायराइड पेशेंट्स। यानी कुछ जो पेशेंट जो हॉस्पिटलाइज थे उनका एबनॉर्मली हाई या लो TSH लेवल था, हालांकि उनका जो थायराइड की कंडीशन थी वो बिल्कुल यूथायराइड था, यानी बिल्कुल परफेक्ट है, यानी T4 T3 लेवल बिल्कुल सही है। Current findings in HIV positive patients are uncertain. However, autoimmune thyroid disease appear to be more prevalent in these patients. HIV patients में जो है वो थायराइड की कंडीशन क्या है, क्या प्रॉब्लम है, आमतौर पे ये देखा गया है कि उनको ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़ होती है, यानी उससे जो है वो उस रिलेटेड होता है। इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन सीरम TSH आर शोन इन टेबल 47.2 and 47.4, but we will see these tables in the next lecture, and we will start the next lecture very soon. Thank you very much.